कक्षा 9 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र को। इस कहानी में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि डॉक्टर चड्ढा खेलने के लिए चले जाते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति के लड़के को नहीं देखते हैं और वह वृद्ध व्यक्ति अपने बीमार लड़के को लेकर के अपने घर चला जाता है। अब उसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। वृद्ध व्यक्ति के लड़के को डॉक्टर चड्ढा नहीं देखते हैं और वह जब घर आता है उसी रात को वह लड़का अपने जीवन लीला को समाप्त करके इस संसार से चला जाता है, अर्थात उस वृद्ध व्यक्ति के लड़के की मृत्यु हो जाती है। उनके 7 लड़कों में यही एकमात्र जीवित बचा था और वह भी आज इस जीवन लीला को समाप्त कर गया। इस तरह से उनके जीवन का कोई भी आधार नहीं रह गया था। इसी लड़के को देख करके वृद्ध माता पिता खुश रहते थे और इसी के लिए जीना चाहते थे। लेकिन इस दीपक के बुझ से ही, दीपक क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल को आगे बढ़ाने वाला, कुल को प्रकाशित करने वाला। तो जब वह लड़का ठीक नहीं हो पाता है और वह मृत्यु को प्राप्त करता है तो इस तरह से उनकी जो बुढ़ापे की ममता है वह टूट जाती है और उनके जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है और वह दुखी होकर के रोने लगते हैं। अब उसके इस घटना को बीते हुए कई साल गुजर जाते हैं। अब उसके बाद की कहानी लेखक यहाँ पे बता रहे। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। क्या कहते हैं? कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। लेखक क्या कहते हैं? वह जो वृद्ध व्यक्ति है उसका लड़का मर जाता है और इस तरह से यह घटना बीते कई साल हो जाते हैं। इतने समयों में डॉक्टर चड्ढा का धन और यश दोनों बहुत अधिक बढ़ा। धन और यश के साथ साथ डॉक्टर चड्ढा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते थे, जो कि साधारणतः कोई भी मनुष्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान उतना नहीं रख पाता है। और 50 वर्ष की अवस्था में भी डॉक्टर चड्ढा बहुत ही फुर्तीले, स्वस्थ और चुस्त दिखते थे, जिसे देख करके ऐसा लगता था जैसे कि वह अभी युवावस्था में ही हो। अधेड़ा अवस्था उनकी नहीं है। अधेड़ा अवस्था मतलब 50 और उसके बाद की अवस्था को। और लेखक क्या कहते हैं कि यह जो उनका स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य का प्रमुख कारण था उनका नियमित जीवन। वह अपने काम को एक निश्चित समय पर करते थे। जैसा कि पीछे कहानी में आपने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति अपने लड़के को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास आता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा अपने खेलने का समय होने के कारण उस लड़के को नहीं देखते हैं और इस तरह से वह लड़का अपने जीवन को खो बैठता है। लेकिन इसी समय के पालन के कारण डॉक्टर चड्ढा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। वह अपने स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा सजग रहते थे, जबकि साधारणतः लोग अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब अपने स्वास्थ्य पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि यह खाना है, इस समय सोना है, यह व्यायाम करना है। लेकिन जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना बीमारी का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस संक्रमण के फैलने का प्रमुख कारण क्या है? हमारा सजग न रहना। यदि हम सजग रहते तो यह बीमारी इतनी तेज़ी से पांव न पसारती, यह बीमारी इतनी तेज़ी से न फैलती। और आज भी इसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना है? हमें नियम का पालन करना होगा। तो ही लेखक कह रहे हैं कि डॉक्टर चड्ढा नियम का पालन करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। अब आगे कहानी को पढ़ाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी।
उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि डॉक्टर चड्ढा यह जानते थे कि किस तरह से संयम के द्वारा हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर चड्ढा के 2 ही बच्चे थे, इसलिए क्योंकि उस समय में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 भाई बहन हुआ करते थे। लेकिन उस समय की कहानी में लेखक बता रहे हैं कि केवल डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता था। लड़का ही अपने माता पिता के जीवन का आधार था। विनम्रता, व्यवहार में उदारता, विद्यालय में सभी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कारण विद्यालय का गौरव था, और वह युवा समाज में एक अपना स्थान रखता था, और उसके मुखमंडल से उसी अपने पिता की तरह समय पर हर काम को करने के कारण एक तेज निकलता रहता था। और आज डॉक्टर चड्ढा की उसी लड़के की 20वीं वर्षगांठ थी। अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं लेखक। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। अब लेखक क्या कहते हैं कि आज डॉक्टर चड्ढा के उसी एकमात्र लड़के जिसका नाम कैलाश, उनका आज सालगिरह है, उनकी आज वर्षगांठ है। इसलिए डॉक्टर चड्ढा के घर में एक आयोजन था और शाम के समय उनके हरे घास के मैदान में कुर्सियां लगी हुई थीं, और जो शहर के रईस प्रतिष्ठित लोग थे वह सभी को डॉक्टर चड्ढा ने अपने घर आमंत्रित किया था, और कैलाश ने भी अपने साथ पढ़ने वाले अपने सहपाठियों को आमंत्रित किया था। इस तरह से सभी लोग उस वर्षगांठ का आनंद ले रहे थे, भोजन कर रहे थे, और पूरा मैदान उनका बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा था। मनोरंजन की सभी चीज़ों की वहाँ पे व्यवस्था की गई थी, और एक छोटे से प्रहसन की भी तैयारी थी। और इसे किसने लिखा था? स्वयं डॉक्टर चड्ढा के लड़के ने लिखा था, और वही इसके मुख्य एक्टर देखिए यहाँ पे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है। एक्टर किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे, अभिनेता। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगली करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। लेखक क्या कहते हैं, इस तरह से कैलाश अपने सहपाठियों के आवभगत में लगा हुआ था। अब लेखक यह बता रहे हैं कि अपनी वर्षगांठ पे कैलाश किस तरह का देखने में लग रहा था। क्या कहते हैं, एक रेशमी कमीज कैलाश ने अपने शरीर पे डाल रखा था, नंगे पांव इधर उधर लोगों की आवभगत में लगा हुआ था, और कोई मित्र अपनी तरफ बुलाता तो कोई मित्र दूसरी तरफ से कैलाश को पुकारता। इसी बीच अचानक एक रमणी यानी एक युवती, एक सुंदरी कैलाश के पास आकर के कैलाश से पूछती है, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? क्योंकि कैलाश को सांपों को पालने का शौक था। और क्या कहती है, जरा मुझे दिखा दो। अब आगे कहानी देखते हैं। कैलाश ने उससे हाथ मिला करके कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। कैलाश उस युवती से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मृणालिनी इस समय बहुत मैं व्यस्त हूँ, इसलिए इस समय मुझे क्षमा कर दो, मैं कल तुम्हें अपने सांपों को दिखा दूंगा। अब इसके आगे की कहानी को हम कल पढ़ेंगे। देखिए कहानी को पढ़ने में कितना आनंद आ रहा है, तो आनंद के साथ कहानी को पढ़िए भी और समझिए भी।
ठीक है।